मुसलमानों की बड़ी तंजीमों में से एक जमीयत उलमाए हिंद यानी JUH ने जुमेरात को एक तजवीज पास की जिसमें कहा गया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और घाटी में रहने वाले लोगों की फलाह बहबूद भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ इत्तेहाद में है। जमीयत उलमाए हिंद ने यह तजवीज अपनी सालाना बैठक में पास की जिसमें पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा गया कि समाज दुश्मन अनासिर और पड़ोसी मुल्क लोगों का इस्तेमाल करके कश्मीर को तबाह करने पर तुला हुआ है। जमीयत ने हालांकि कहा कि वो कश्मीर के लोगों की इच्छाओं, उनके वकार और अपनी तहजीब की पहचान को बचाए रखने की उनकी मांग से अनजान नहीं है। JUH ने यानी जमीयत उलमाए हिंद ने कहा कि हमारा मजबूती से मानना है कि कश्मीर की फलाह भारत के साथ ही है। करीब 100 साल पुरानी तंजीम जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने NRC को लेकर भी अपनी तंजीम का मौकिफ रखा। उनका मानना है कि पूरे मुल्क में NRC मेंटेन किया जाना चाहिए जिससे साफ हो जाए कि देश में कौन दरअंदाज है। जी हां, क्या कुछ हुआ इस प्रोग्राम में पहले हम आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। कश्मीर पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जब हर कोशिश करने के बाद भी कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेला। इसके पीछे उनकी साजिश थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काकर मुल्क और कश्मीर में बदअमनी फैलाई जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। कश्मीर पर इमरान खान के मुस्लिम कार्ड को हिंदुस्तान के मुसलमानों का तमाचा लगा है। हम पूरी तरह अपने मुल्क के साथ हैं और चेताना चाहते हैं मुल्क दुश्मन ताकत हो, चाहे वो अंदर की हो चाहे बाहर की हो। हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क रहेगा, ये हमारा देश है। जमीयत उलमाए हिंद ने कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा करार दिया। जमीयत उलमाए हिंद ने दिल्ली में मीटिंग करके 370 पर तजवीज पास की। इस मीटिंग में करीब 3000 अरकान शामिल रहे। ये बात जमीयत पहले भी कहती रही है और आज भी दोहराती है। अलहदगी पसंदों को जमीयत सपोर्ट नहीं करती और पाकिस्तान से कहना चाहती है कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर अपनी बयानबाजी बंद करे। इस मौके पर जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि कश्मीर की सकाफती पहचान मिलने की वो पैरवी करते हैं। हमारा दुश्मन, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, साफ साफ कहूँ, पाकिस्तान दुनिया भर को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ कि भारत से तुम लड़ो, लेकिन ये कि भारत के मुसलमानों को इसमें एक पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है। हम इसको कंडेम करते हैं। भारत का मुसलमान कोई तीसरी पार्टी नहीं, भारत का मुसलमान भारतीय है, भारत के साथ है, अपने देश के साथ। जमीयत ने NRC के मुद्दे पर भी तजवीज पास की और असम में NRC कराने का खैर मकदम करते हुए कहा कि अगर सरकार को लगता है कि वो पूरे मुल्क में NRC कराना चाहती है तो वो इसका भी खैर मकदम करते हैं। मदनी ने कहा कि इससे साफ पता चल जाएगा कि मुल्क में दरअंदाज कितने हैं और इस पर सियासत बंद होगी। मेरा तो जी ये चाहता है कि मैं डिमांड करूंगा जी सारे मुल्क में कर लो, पता चल जाएगा ना घुसपैठिया कितने हैं। तो जो असली है उनके ऊपर भी सब दाव लगाया जाता है तो पता चल जाएगा, कर लो सब में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमीयत की मीटिंग के बाद साफ तौर पर कहा गया कि हिंदुस्तान के साथ साथ कश्मीरियों की भी तरक्की होगी। हालांकि कुछ गैर समाजी अनासिर पड़ोसी मुल्क के साथ मिलकर कश्मीर को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी सलाम के लिए शुएब रजा की रिपोर्ट। तो जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों की एक बड़ी तंजीम मानी जाती है। हिंदुस्तान में इनका 100 साल के आसपास की इनकी तारीख है और ख़ास बात यह है कि आज़ादी की जद्दोजहद में जमीयत के लोगों का भी बड़ा किरदार रहा था, उनका भी एक बड़ा हिस्सा उसमें लगा रहा। तो एक बड़ा वकार है इनका और यही वजह है कि जब जमीयत की तरफ से बात सामने आती तो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे की धज्जियां उड़ जाती हैं, जो कहीं ना कहीं वो जिहाद के नाम पर मुसलमानों को
हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी एड्रेस करके अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे बार बार 370 के नाम पर। लेकिन आज उन्हें इसको हम कह सकते हैं कि करारा तमाचा पड़ा है, या यूं कह सकते हैं कि जमीयत ने साफ कर दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है पाकिस्तान को। जी हां, जमीयत के इस फैसले का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी खैर मकदम किया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान यासिर जिलानी ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। मैं फिर क्योंकि मैं स्वागत करूंगा उनके इस बयान का और पाकिस्तान को हिदायत देना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे अलग थलग पड़ा हुआ देश है। अगर मानव अधिकार का सबसे ज्यादा कहीं हनन हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है, चाहे उसका सिंध प्रांत हो, बलूचिस्तान हो, रावलपिंडी हो, फाटा हो और जो छोटे छोटे इलाके हैं। कल अभी 2-3 दिन हुनार, चिंगू, इन सब इलाकों में जिस तरीके से खूनरेजी हुई है, जिस तरीके से मस्जिदों के अंदर बम फेंक के बच्चों को हलाक किया गया है, ये पूरी दुनिया देख रही है। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वो तंजीम है जो कि आरएसएस की सरपरस्ती में चलती है। इन्होंने भी इस बात का खैर मकदम किया है। मेरे 5 सवाल, ये 5 बातें जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। पहला सवाल हमारा यह है कि जमीयत उलमाए हिंद के आज के जलसे से क्या पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड फेल हो गया है? दूसरा सवाल, जमीयत उलमा हिंद क्यों कर रही है यूएपीए की मुखालफत? यह भी एक सच्चाई है कि इसी जमीयत ने यूएपीए की मुखालफत की थी जब इस कानून को और सख्त किया गया तो, लेकिन 370 और एनआरसी में वो सरकार के साथ पूरी तरह दिखती है। तीसरा सवाल, एनआरसी की हिमायत कर अपोजिशन की मुस्लिम पॉलिटिक्स को भी मदनी ने क्या आईना दिखाया है? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज ही ममता बनर्जी ने इसको लेकर एक बड़ी रैली निकाली। वो खुद पैदल चल रही थी कोलकाता की सड़कों पर और एनआरसी को लेकर के मुस्लिम मुखालिफ होने का वो मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगा रही थी। चौथा सवाल, 370 पर सरकार के साथ खड़े होकर जमीयत ने क्या इस पर भी सियासत के हर इम्कान को खत्म कर दिया है, जो हिंदुस्तान के अपोजिशन की तरफ से भी लगातार मुसलमानों का बहाना लेकर के या मुसलमानों को आगे करने की कोशिश की जा रही थी। पांचवा सवाल, मुल्क के मफादात मजहब से ऊपर है, क्या जमीयत का यह भी एक पैगाम था? इस पर भी आज बात करने की जरूरत है। बहुत अच्छा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है, मैं उनका तारुफ भी आपसे कराना चाहूंगा। इस वक्त मैंने अपने साथ जोड़ा है मुफ्ती शमून कासमी साहब को, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादी मौलाना के तौर पर आप उनको अलग अलग टेलीविजन चैनल पर देखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौलाना सोहेब कासमी साहब भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, आपका खैर मकदम है। आप जमात उलमा हिंद के कौमी सदर हैं, आपसे भी बहुत सारी बातों को जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। हमने अपने साथ विवेकानंद नरताम साहब को जोड़ा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक के तौर पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप नजर आते हैं, एक अच्छे सियासी तज्जियाकार भी हैं। स्वागत है आपका, खैर मकदम है। और प्रोफेसर सीमा सिंह इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। जमीयत पर आपकी बेहतर स्टडी है और लगातार आप जमीयत के लोगों के बयानात और उनकी कारकर्दगी पर नजर बनाए रखती हैं, इसलिए आज मैंने आपको इसलिए अपने साथ रखा है कि इनकी हिस्ट्री और जिस तरह की बातें इन्होंने आज की हैं उससे कितनी दूर तक, कहां तक पैगाम जाएगा और मुसलमानों में किस हद तक इनकी पैठ है, इसको भी समझने की जरूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मौलाना सोहेब कासमी साहब है। सोहेब कासमी साहब, जमीयत ने क्या आज ये कहने की कोशिश की है कि मुल्क के मफादात मजहब से ऊपर हैं? जिस तरह से सदर पाकिस्तान कहते हैं कि मुसलमानों को कश्मीर के मुद्दे पर आर्टिकल 370 हटने के बाद जिहाद के लिए तैयार हो जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड का कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जमीयत का ये आज जो जवाब है, ये जो तमाचा है, ये जो पैगाम है, वो कितनी दूर तक जाएगा और पाकिस्तान के को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा उस विचारधारा को? देखिए, देर आयत दुरुस्त आयत। आज 1 महीने से ज्यादा की चुप्पी के बाद जमीयत उलमा हिंद का बयान सामने आया। जी, होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त धारा 370 खत्म की गई थी और कश्मीर के ऊपर निर्णय लिया गया था, उसी वक्त ये तंजीमें सामने आती और देश के साथ खड़ी हो जाती। मगर पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के अंदर फैलाया, फेक वीडियोस पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाई और ये बताया कि कश्मीर में बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, कर्फ्यू लगा के उनके साथ ज्यादती की जा रही हैं, ये तमाम का तमाम प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैल गया। और जब ये तंजीमें आज सामने आ रही हैं और हम इनके बयान का खैर मकदम करते हैं, मगर हम एक अपील और भी करते हैं
कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ये तंजीमें बोल रही हैं, तो धारा 370 की हिमायत में भी अपना बयान जारी करे। तो ये धारा 370 की हिमायत में तो बयान है नहीं, पूरे बयान के अंदर धारा 370 का कहीं जिक्र नहीं है। और क्योंकि एक तरफ तो ये पिछले एक महीने से ये बयान जारी कह रहे हैं ना कि कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद हिंदुस्तान के साथ रहने में ही है। ये बात तो पिछले 70 सालों से तमाम मुस्लिम तंजीमें भारत में काम करने वाली कहती हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत के अंदर ही मफादात हैं कश्मीरियों के, भारत के साथ ही रहना है। और कहीं ना कहीं ये तंजीमें डबल स्टैंडर्ड रखती हैं। एक तरफ देश के मुसलमानों को अपने ही देश में रहने वाले 100 करोड़ लोगों से काट कर रखती हैं तमाम ऐसे अहम मुद्दों पर। अगर इन्होंने फौरन स्टैंड ले लिया होता तो आज देश का 25 करोड़ मुसलमान। आपने शुरू में कहा ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मौलाना साहब इससे उन लोगों की सियासत पर कितना असर पड़ेगा या किस हद तक उनकी सियासत को यहां पर झटका लगेगा, जो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका 370 हटने को लेकर के हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ नहीं है या मुसलमानों में भी कुछ बेचैनी है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। देश का आम मुसलमान, आम शहरी, वो देश को जानता है, वो देश के साथ है, सरकार के निर्णय के साथ है। सिर्फ वो मुस्लिम तंजीमें जो 70 सालों से कांग्रेस विचारधारा, कांग्रेस की बी टीमों के तहफ्फुज में खड़ी रहती हैं और सरकार के हर काम को गलत कहती हैं, वो लोग शक में मुब्तला हैं, क्योंकि वो अब तक परेशान हैं कि ये एकदम अचानक कैसे हो गया। कि वो ये चाहते थे कि कश्मीर में तो जिस तरीके का डंडा चल रहा है और जिस तरीके से दोनों तरफ से जो है कार्रवाइयां हो रही हैं, पाकिस्तान से भी और अंदरूनी आतंकवाद से भी, वो बरकरार रहे। अमित शाह जी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने जो अटैक करके एक ही दिन के अंदर मसले को खत्म कर दिया, वो इनके गले से नहीं उतर रहा है। ठीक है, इसीलिए वो ताकतें जो भारत को तोड़ देना चाहती हैं, वो फेक वीडियो पाकिस्तान के जरिए पूरी दुनिया में फैला रही हैं। और तमाम मुस्लिम तंजीमों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि सब लोग सामने आकर देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के सम्मान के लिए आगे बढ़कर 370 हो या जो भी सरकार के निर्णय हो वो देश हित में हैं, उन सब के लिए आगे आएं और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगा मुफ्ती शमून कासमी साहब। मुफ्ती साहब, 370 को लेकर एक तरह से जमीयत ने अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने एनआरसी पर एक कदम और आगे आकर कहा कि पूरे देश में इसको लागू करवा दो, इससे पता लग जाएगा कि कौन घुसपैठिए हैं, कौन दरअंदाज हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों पर ही कहीं ना कहीं इल्जाम लगता रहा है और कहीं ना कहीं बार बार ये कहा जाता है। क्या हम इसको इस तरह से भी देखें कि जो अक्सर चर्चा चलती रहती है और बहुत सारी इधर उधर से आवाजें भी आती रहती कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, ये राष्ट्र दो है, ये इस मुद्दे पर साथ नहीं है, उस मुद्दे पर साथ नहीं है, इस तरह के लोगों को भी क्या इससे एक बड़ा जवाब मिला है जमीयत के आज के इस रुख से? नहीं, बहुत एक पैगाम तो अच्छा गया ही है। और मैं ये समझता हूं कि जैसे कल ही आपसे हमारी बात हो रही थी, हमने कहा था कि दफ़ा 370 जो है उसका नुकसान कश्मीर के लोगों को नहीं है, कश्मीरियों को नहीं है। हम 2016 में जब वहां गए और हमने जाके देखा तो बिल्कुल वही रिपोर्ट जो हमने आके दी थी गृह मंत्रालय को, हमने ये कहा था कि ये दो परिवार वहां मेन स्ट्रीम से वहां के यूथ को, नौजवानों को काटने में सबसे अहम रोल इनका है। 1987 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उन जीते हुए लोगों को हरा दिया और इनकी गवर्नमेंट बनवा दी। और क्योंकि इन लोगों को गवर्नमेंट बनने के बाद नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हथियार उठाए जो उन्हें नहीं उठाने चाहिए थे, वो भ्रमित हुए, उन्हें किसी तरह से भ्रम में नहीं आना था और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को आगे बढ़ाते और उसका हिस्सा बन करके सरकार को चलाते तो आज ये स्टेट बहुत आगे होता। जब इन्होंने जितना पैसा यहां से गवर्नमेंट ने भेजा उस सब का मिसयूज किया। अभी तो ये होगा कि जब उसकी इंक्वायरी होगी तो इन लोगों को बहुत बड़े हिसाब किताब देने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, आप मगर कि आप मेन स्ट्रीम पार्टियों की बात करें, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या जमीयत उलमाए हिंद हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक बड़े तबके को रिप्रेजेंट करता है? उनका इस मामले में इस तरह से आगे आना, एक बड़ा सेमिनार करके बात कहना, पाकिस्तान को क्या बड़ा जवाब है? नहीं, वो तो बिल्कुल ये क्लियर बात है कि पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उसकी खारजा पॉलिसी है, उसे
धक्का भी लगेगा, और जिस तरह से पूरी दुनिया में वो मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहा था, उसका उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारी जीत है। हम ये नहीं कहना चाहते कि उनका पॉलिटिकल असर कितना है और कितना नहीं है, पॉलिटिकल तौर से, क्योंकि वो पॉलिटिकल जमात है नहीं, वो नॉन पॉलिटिकल जमात है, और उसने अगर ये स्टेप लिया है तो ये अच्छा है और उसका खैर मकदम करना चाहिए। मैं तो एक बात कहूंगा कि जो हिंदुस्तान की राजनीति है वो ये है कि यहाँ जो संविधान है उसके अनुसार ही काम होता है। कांग्रेस ने सबसे बड़ा काम जो किया था वो इन्हीं जैसे लोगों को साथ लेकर काम किया था, और मुसलमानों के उन लोगों ने ठेकेदारी तक की थी, और ठेकेदारी करने का नतीजा ये था कि मुसलमान मेन स्ट्रीम से कटता जा रहा था, वो एजुकेशन से भी कट गया था। जैसे कि आप देखेंगे कि एजुकेशन में उसका जो रेशियो है वो कितना कम रह गया था। और अगर आप ये उठा के देखेंगे कि आज इस दौर में जितने सिविल सर्विस में जो बच्चे आए हैं उसकी जो पिछली सरकारों के मुकाबले में उनकी करने की बहुत अच्छी हुई है। इसलिए मैं इसका, और मैं तो आपको इमरान भाई इसलिए कहना चाहता हूं कि हम लोग तो, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र अगर नहीं होगा तो हम कहां होंगे? माई होम इंडिया, मेरा इंडिया मेरा घर है। अगर मेरे घर के ऊपर कोई आदमी एक ईंट को अगर हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसा ही नजरिया हमारा अपने मुल्क के बारे में होना चाहिए कि अगर मुल्क को कोई कमजोर करने की कोशिश करता है तो कितनी बड़ी ताकत हो उसका हमें मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। प्रोफेसर सीमा, ट्रिपल तलाक को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर हो सकता है मुखालफत हो सकती है, अपने अपने इख्तलाफात भी हो सकते हैं। यूएपीए कानून को लेकर ये जमीयत उलमाए हिंद खुद मुखालिफ है, और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। हम अपनी टेरिटरी, अपनी सीमा के अंदर, हमारे अंदर में जितनी डाइवर्सिटी है उतने इख्तलाफात भी, और जाहिर सी बात है होंगे भी, होते ही हैं। जब इतने सारे लोग साथ में रहते हैं तो वो सब चीजें होंगी। लेकिन क्या पड़ोसी को ये इस वक्त पैगाम देना इस तरह से बहुत जरूरी था? क्योंकि जिस तरह से वो उन भावनाओं को भी उकसाने की कोशिश कर रहा था, या वो ये मानकर चल रहा था कि भारत का मुसलमान 370 को लेकर या कश्मीर को लेकर के कुछ दूसरे रंग में बात करेगा, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ। देखिए इमरान भाई, यहाँ पे हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है हमें थोड़ा सा भारत के इतिहास पे भी जाना चाहिए। भारत जब गुलाम था, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, तो अगर आप भारत का इतिहास देखिए, 1905 में जब बंग भंग होता है तो बंग भंग में के टाइम पर भी अंग्रेजों ने भारत को डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करी थी, लेकिन उस समय भी भारत की सारी जनता सिर्फ भारतीय होने के नाते उन्होंने अंग्रेजों के इस कदम का पुरजोर विरोध किया। उसके बाद अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए ये कम्युनल अवार्ड लेकर के आए, और इन्होंने इस कदर इस देश को धर्म और जाति के नाम पर कम्युनल अवार्ड के थ्रू बांटने की कोशिश करी, जिसकी परिणति अंततः 1947 में भारत के रिलीजियस डिवीजन से हुई। अगर भारत के हम रिलीजियस डिवीजन की बात करते हैं तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत का बंटवारा उस समय धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान की उत्पत्ति इस्लाम के आधार पर हुई थी। आज पाकिस्तान उसी मजहब के बिना पर कश्मीर पर दावा करता था कि कश्मीर मुस्लिम बहुल टेरिटरी है, उसे पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, और ये मामला अभी अनसुलझा है। वो यही बात कहते थे ना। मैं वही कह रही हूँ, 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बना मजहब के आधार पे। पाकिस्तान अपनी उस आइडेंटिटी से आज भी बाहर नहीं निकल पाया है। आज भी अगर आप पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव आप देखिए, जो भी क्रिएट किया गया कश्मीर को लेकर के या धारा 370 को लेकर के, पाकिस्तान लगातार सिर्फ एक चीज पे सारे देशों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, और वो है इस्लाम। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है शायद, जिससे कि शायद बाकी लोग, और अभी जो आप जमात ने जो बात करी है उसको लोग एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर रिलीजन पाकिस्तान से बाकी मुल्कों को जोड़ता तो खुद पाकिस्तान दो हिस्से में ना बंटता। पाकिस्तान बांग्लादेश में बंटा जबकि वो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन फिर भी दोनों देश साथ नहीं रहे। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन जो पाकिस्तान को खुद भी समझना चाहिए कि रिलीजन सिर्फ एकीकरण का कारण नहीं हो सकता। दूसरी बात जो पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती करता है, और मुझे लगता है कि हम हर हिंदुस्तानी को इस पर फक्र होना चाहिए कि जब भारत को अपने रिलीजन के आधार पर बांटा तो जो मुसलमान अपने आप को सिर्फ मुसलमान समझते थे वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो हिंदुस्तान में रह गए वो लोग थे जिनके लिए देश पहले और धर्म बाद में आता था। और आज जो जमायत का ये जो स्टेटमेंट आया है, मैं इसको इसलिए और ज्यादा फेवर करती हूँ कि जो बात मैंने अभी बोली कि हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, और अपने देश में हमें किसी भी
गैर मुल्की का इंटरफेरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान ही क्यों ना करे। ये संदेश एक बहुत ही तगड़ा संदेश है और इसके थ्रू जमायत ने ये इंडिकेट करने की कोशिश करी है कि कंट्री इज फर्स्ट फॉर ईच मुस्लिम जो भी इस देश में रह रहा है। ये बहुत बड़ा पैगाम है। हमारे जो भी मसले मसाइल हो सकते हैं वो हमारे अंदर के हो सकते हैं, उसमें इख्तलाफ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बड़ा मैसेज बाहर ये जाना चाहिए, ये देने की जरूर कोशिश हुई है। विवेकानंद जी, पाकिस्तान बार बार अभी भी ये कहता है, उनका तो एजेंडा ये है ना कि मुस्लिम लैंड के बिना, कश्मीर जो मुस्लिम लैंड है उनके हिसाब से, उसके बिना पाकिस्तान अधूरा है। वो ये मानकर चल रहे थे। मोदी सरकार ने एक झटके में आर्टिकल 370 खत्म करके हिंदुस्तान में उसको पूरी तरह से उसकी शमूलियत कर दी। वो था भी हिंदुस्तान का अभिन्न अंग और अब पूरी तरह से हो गया आईनी तौर पर। ऐसे में पाकिस्तान की बिलबिलाहट हम सब देख ही रहे हैं पिछले एक महीने से। तो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, मुस्लिम ब्रदरहुड को किस तरह से हवा दी जाती है वो भी हम जानते हैं। इनकी जो मुबैना जिहाद और ये जो दहशतगर्दी करवाते हैं पीछे से, वो तो कई सालों से, पिछले 30 सालों से करवा रहे हैं। इस बात से इनको कितना करारा जवाब मिला है, मिला भी है या नहीं? नहीं, जरूर इससे जवाब तो जरूर मिला है। मैं इस विषय को हैंडल करने के पहले मैं आपको बात बता दूं कि आपने जो मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना की पाकिस्तान ने, वो मुस्लिम राष्ट्र बन पाया क्या? जैसे प्रोफेसर सीमा सिंह मैम कह रही थी कि जैसे मुस्लिम रिलीजन को आधार मानकर, धर्म को आधार मानकर उन्होंने पाकिस्तान की निर्माण तो किया, लेकिन वो बंगाली पाकिस्तानी को साथ में रख सके क्या? वो नहीं रख पाए। इसलिए एक धर्म कोई राष्ट्र के निर्माण का आधार नहीं बन सकता है, वो बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये भी है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो जिन साधनों का यूज किया था अपने पर्सनल एम्बिशंस को रियलाइज करने के लिए, वो साधन जो है वो इम्प्योर थे। इसलिए गांधी जी की जब हम अभी 150वीं जन्मगांठ मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो आपके साधन अगर शुद्ध होंगे तो आपके साध्य भी शुद्ध होंगे। द प्योरिटी ऑफ मीन्स विल डिटरमिन द प्योरिटी ऑफ एंड्स। तो आपके साधन ही इम्प्योर थे, अशुद्ध थे, तो आपके जो एंड्स है, आपने जो राष्ट्र बनाने की कोशिश की, वो कैसे शुद्ध हो सकेंगे? वो हुए नहीं। इसलिए आज बांग्लादेश तो अलग हुआ है, बंगाली मुसलमानों का राष्ट्र तो अलग हुआ ही है। साथ ही में आप देखेंगे कि वहां पर बलूचिस्तानी जो है, बलोच लोग हैं, सिंधी लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, इस प्रकार के बहुत सारे डिवीजन पाकिस्तान में है। और उसमें भी वो पाकिस्तान और टूटने की और वो बिखरने के कगार पर खड़ा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है, और इसलिए मुझे ये महत्वपूर्ण लगता है जब मौलाना मदनी साहब का जो वक्तव्य है कि पाकिस्तान को इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। और ये ट्रू सेंस में उन्होंने कहा है कि मजहब हमें नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। राष्ट्र को उन्होंने सर्वोपरि रखा है। और ये अब देखिएगा कि उन्होंने अनेक मुस्लिम राष्ट्रों से भी जाकर बात करने की कोशिश तो की थी, पर उसका कोई परिणाम हुआ नहीं, किसी ने साथ नहीं दिया। हिंदुस्तानी मुसलमानों को वहां पर एक अलग प्रकार से वहां से प्रोपेगेंडा कर रहे थे, बार-बार मुसलमानों को जिहाद के नाम पर एक होने की बात कर रहे थे कश्मीर के लिए। कहते हैं हम अपनी आखिरी सांस तक, जब तक पाकिस्तान है, आखिरी दम तक कश्मीरियों के लिए लड़ता रहेगा। इसका मतलब वो भी ये जानते हैं कि एक दिन पाकिस्तान खत्म होगा। मतलब ये मान कर चल रहे हैं। बिल्कुल, ये उनकी सोच है। तो फिर उनकी सोच उन्हीं को मुबारक। हिंदुस्तान की तरफ से उनको करारा जवाब मिला है। इस पर मैं और तफसील से बात करूंगा अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ। इस छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, इस चर्चा को आप जरूर सुनिएगा। ये मुसलमानों के हवाले से अगर इसको हम देखें और ब्रॉड लेवल पर, तो एक करारा जवाब है पाकिस्तान को, खास तौर से उनकी सियासत को, उनकी सोच को, और उनके दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है, जो उनकी सोच थी इस बात को लेकर कि मुस्लिम ब्रदरहुड पहले काम करता है, बाकी चीजें बाद में, वो कहीं ना कहीं उसको भी एक तमाचा है। इस पर